नमस्कार दोस्तों, मैं लालजी कुमार जेनेक्स एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल बिहार सहायक अंकेक्षण पदाधिकारी बीपीएससी डबल एओ का एग्जाम था और हम लोगों के द्वारा उस संदर्भ में आंसर की जारी किया गया, जो कि औरों के मुकाबले काफी बेहतर करने की कोशिश की गई और काफी कम समय में जो है पूरा प्रयास किया गया। फिर भी कुछ आंसर रह गए जो कि डाउटफुल थे और कुछ आंसर हम लोगों के कहिए कि जल्दबाजी या जल्दी से वहां आने के कारण एक दो का आंसर इधर उधर हो गया। तो उस संदर्भ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे बता दिया गया है और लिंक कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप लोग वहां से जाके उस संदर्भ में क्लियर कर सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले जिनका भी ये हमारे आंसर की से 90+ आ रहा है, उनको बधाई कि आप सामान्य से विशिष्ट जरूर बनने की श्रेणी में आ रहे हैं। कि एक भीड़ होता है और आपको बीपीएससी का मेंस लिखने का संभवतः मौका मिलने वाला है, काफी ज्यादा चांस है। क्योंकि अगर हम देखें तो बिहार पंचायती राज अंकेक्षक का जो गया था वो 87+ गया था, ठीक है, और 82 महिला का गया था, ठीक है, 82 फीमेल का और ये मेल का गया था। तो उसी के आसपास दो क्वेश्चन आगे पीछे 90 जो है एक अराउंड रहेगा और 83, 84 जो है फीमेल का रहेगा। आप अपना उस हिसाब से लगा लीजिए कि क्या है। एक नॉर्मल ये कट ऑफ एनालिसिस किया गया है, एक तो नंबर आगे पीछे जा सकता है, ठीक है। तो ये एक है। अभी हम लोगों के सामने बिहार में काफी दिनों के शांति के बाद मेंस का मौसम आ रहा है। जैसा कि कह सकते हैं कि सीजन आने वाला है। मैं सीजन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए पिछले साल बीपीएससी ऑडिटर पंचायती राज का एग्जाम हुआ था 29 अगस्त 2021 को। इसका जो है डेट दिए हुए मेंस का 2 से 4 नवंबर, ठीक है। उसके बाद बाल विकास पदाधिकारी सीडीपीओ का 15 मई 2022 को हुआ था। कभी भी इसका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। और इसका जो है 18 से 20 अक्टूबर के बीच प्री दिया गया है और ये मेंस का डेट दिया गया है। उसके बाद कल आप लोगों का जो एग्जाम लिया गया है उसका भी बहुत ही जल्द रिजल्ट जारी किया जाएगा, 1-2 महीने के अंदर, और उसके बाद उसका मेंस लिया जाएगा। तो ये तो 3 यही हो गए। उसके बाद जो 67वीं बीपीएससी की परीक्षा होने वाली है 20 और 22 सितंबर 2022 को, उसके बाद जो है मेंस का एक और मौका आपको 2-3 महीने के अंदर मिलेगा। दोस्तों, हम लोग इसलिए यहाँ आए हैं कि अभी जो है बिहार में, जैसा हम लोगों के द्वारा जब इस चैनल को शुरू किया गया था तो एक हमने पर्सनली एक सर्वे किया जिसमें पाया कि अगर मेंस की बात हो तो कोई भी चैनल अगर अच्छे से उस संदर्भ में गाइडलाइन हो या उसके संदर्भ में जो बातें हो वो बताने में असफल रहा है। हमारा इस क्षेत्र में जो है काफी काम किया गया है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है और भी लोग जो है अच्छे हैं। प्रयास है लेकिन सारगर्भित प्रयास नहीं किया गया है अभी तक, जिसमें कि कहा जाए कि हाँ ये चैनल पूरी तरह मेंस को समर्पित है। तो जैसे हमारे चैनल का जो उद्घाटन है वो सरस्वती पूजा के अवसर पर 2022 में किया गया था और 6 महीने के अवधि में कुछ लोगों का इंटरव्यू होने के कारण और कुछ लोग और भी चीजों में बिजी रहने के कारण थोड़ा सा 1-2-3 महीने का शेडो आया था। लेकिन पिछले 1 महीना से हम लोगों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है एग्जाम ओरिएंटेड और बेस्ट कंटेंट के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हो। तो इसी में अभी हम लोगों का एक इकोनॉमी सीरीज चल रहा है जो मैं खुद लेके आ रहा हूँ। और कल जो एग्जाम हुआ था उससे 3-4 क्वेश्चन वहीं से थे। तो आप निश्चित ही समय निकालकर अगले बीपीएससी के लिए उस सीरीज को देखिए। निश्चित रूप से वो फायदा होगा कि अगर कभी इकोनॉमिक्स की समझ थोड़ी बहुत कम होगी या उस संदर्भ में आपका बहुत सारा चीज क्लियर होगा। तो अभी जो हम लोग यहाँ हैं तो ये इसलिए है कि जैसे कि कल हम लोगों के द्वारा जब आंसर की डाला गया था तो आप लोगों ने उम्मीद से बढ़कर प्यार दिया, देखा और बहुत कम 24 घंटे के अंदर ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने सब्सक्राइब किया। उसके लिए सबसे पहले थैंक यू कि हम लोगों के काम को आप लोगों ने सराहा। लेकिन ये जो काम होता है जिस तरह से आपने संभाला है तो वो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि इस पर हम खरे उतरे और आगे आने वाले समय में आपने जिस उम्मीद के साथ हमें सब्सक्राइब किया है उस पे हम लोग आगे बढ़े, ठीक है।
तो इस तरह से अब हम इस सब मेंस के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो आइए हम बताते हैं आपको कि आज से 6 महीना पहले जब हमारे चैनल शुरू हुआ था तो हमने सामान्य ज्ञान का एक सिलेबस डिस्कस किया था, होल सिलेबस। तो इसमें हम लोगों को पता है ऑडिटर ये सब का ऑप्शनल जो है लिमिटेड होता है, कुछ खास सब्जेक्ट ही हम लोग रख पाते हैं इसके ऑप्शनल में, लेकिन जो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है वो सभी में सामान्य मतलब एक जैसा ही होता है, सामान्य अध्ययन का पेपर, ठीक है, ये एक जैसा होता है तीनों में। और बीपीएससी में भी आपको एक जैसा मिलेगा, 2 पेपर रहेगा 300 का, प्रथम प्रश्न और प्रथम पत्र और दूसरी पत्र, ठीक है, ये 300 अंक का रहेगा दोनों। तो इसको आप लोग समझिएगा और 300 अंक का आपका ऑप्शनल रहेगा। तो यहाँ बात यह है कि सबसे पहले आप होल सिलेबस के लिए जो है जाइए और हमारे चैनल के द्वारा अभी इस वीडियो में टैग कर दिया जाएगा जहां हमने डिस्कस किया है, उसको देखने का प्रयास कीजिएगा। तो हम समान अध्ययन में आज प्रथम पत्र के प्रथम पाठ को लेकर चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो प्रथम पत्र में जो पहला पाठ है वो हिस्ट्री का है, ठीक है, हिस्ट्री का। तो आपको ये पता होगा कि इतिहास के संदर्भ में जब कोई भी तैयारी प्रारंभ की जाती है, जैसे आप सुने भी होंगे कि जब कोई पीसीएस का या कोई यूपीएससी का या कोई एग्जाम वगैरह का तैयारी प्री शुरू करता है तो इतिहास ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे पहले आता है दिमाग में कि इतिहास पढ़ना है। अगर किसको अरुचि रहेगा इतिहास में तो कहेगा कि अरे क्या इतिहास पढ़ेंगे, बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। लेकिन इतिहास एक ऐसा सीढ़ी है जिसके बारे में बिना जाने हम लोग प्री क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। और एक टाइम के बाद जब आप प्री क्वालिफाई करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं, कुछ आपको नॉलेज होता है, कुछ खाका होता है, तो आपको लगता है कि आप जो है कुछ ना कुछ बेहतर जान रहे हैं। और सबसे पहले वही जो होता है कि जब आपको लगेगा कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं तो वो एक चैलेंजिंग होता है कि आपको करना पड़ता है। इतिहास के साथ एक प्रॉब्लम है कि जैसे अभी हम आपको एक खाका खींचते हैं प्रथम प्रश्न पत्र का कि एक तो मानिए पहला पार्ट में इतिहास रहेगा, ठीक है, दूसरा पार्ट में डीआई होता है, ठीक है, और तीसरा पार्ट में जो होता है वो अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी कि करंट के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आईआर भी आता है और आजकल इंडेक्स के साथ जोड़कर पूछा जाने लगा है। तो इसी तरह के घटनाक्रम जो भी आप एक साल का हाईलाइटेड टॉपिक है इससे पूछा जाता है, 3 पार्ट होता है, ठीक है। मैं यहाँ किसी की बुराई या किसी का शिकायत करने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ, लेकिन एक रियलिटी है कि जैसे अगर आप कहीं पढ़ने जाते हो, हम लोग भी शुरू में जब कोशिश किए थे और कुछ बच्चे यहाँ हमें बोले भी फीडबैक लेके कि अगर किसी के पास भी जाए तो उनके पास जल्दी मॉडल आंसर नहीं होता है। जैसे अगर एक टॉपिक है कि वीर कुंवर सिंह और 1857 के विद्रोह के बारे में, तो उस संदर्भ में इतना ज्यादा नॉलेज या इतना ज्यादा चीजें लिखी हुई है कि अगर एक बच्चे को 20 मिनट में लिखना हो, मानिए 3 घंटा यहाँ है, आपके पास 3 घंटे का समय है, ठीक है, 3 घंटे का समय है, तो अगर आप स्मार्ट हैं तो आप क्या करिएगा कि एक 60 मिनट यहाँ दीजिएगा, ठीक है, 60 मिनट यहाँ दीजिएगा क्योंकि एक नॉर्मली और 60 मिनट यहाँ दीजिएगा क्योंकि यहाँ 3-3 प्रश्न लिखने होते हैं। तो अगर आप एवरेज जोड़िएगा ना तो यहाँ आपको 20 से 21 मिनट एवरेज जुटता है कि आप एक प्रश्न पे 20 से 21 मिनट दे सकते हैं। तो कभी भी एक आंख बंद करके आप एज्यूम कीजिए कि अगर 20-21 मिनट में अगर आपको चंपारण के बारे में लिखना हो, बिरसा मुंडा के बारे में लिखना हो या किसी भी टॉपिक के बारे में लिखना हो और आप किसी कोचिंग संस्थान में हैं, किसी बुक से पढ़ रहे हैं या कोई भी चीज है और आपने अपना स्पेसिफिक नोट अगर नहीं बनाया है और आपको ये नहीं पता है तो आपके पास जानकारी काफी ज्यादा रहेगी। जैसे बहुत सारे हम लोग के भी सीनियर थे, हमारे साथ भी हैं, उनको नॉलेज काफी अच्छा है, लेकिन जब वो लिखने बैठते हैं, किसी मेंस दिए आदमी से पूछिएगा
तो वो 1857 में ऐसा घुसते हैं कि उनको वापस आने में 40-45 मिनट लग जाता है, बहुतों को 35 मिनट लग जाता है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस होता है कि पेपर में इतिहास तो अच्छा जाएगा ही और इतिहास में तो नंबर लाएंगे ही लाएंगे। और ये जो होता है ये कॉन्फिडेंस कब ओवर कॉन्फिडेंस में पता नहीं चलता, जब 1 मिनट 20 सेकेंड में 3 इतिहास का क्वेश्चन लिखाता है और उसके बाद लोगों को लगता है डीए बनाए कि ये बनाए और फर्स्ट पेपर में जो है गोल हो जाता है। तो अभी हमारा और आपका नया नया सफर है, तो हम जो है तो इस संदर्भ में अभी बता रहे थे। तो यहाँ अगर आप 2, 4, 5 मानिए यहाँ 55, 50 दीजिएगा, फिर भी इधर ये कीजिएगा, कहने का अर्थ है कि आपके अंदर वो ताकत डेवलप करना होगा कि आपके पास अगर ज्यादा चीज भी है तो आप कैसे उस चीज को एक कम वे में और सही वे में लिख पाते हैं। तो यहाँ हम लोग इतिहास का जो है अच्छे से सबसे पहले सारा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम जो है अभी आपको लग भी रहा होगा कि अच्छा ये बोल रहे हैं, लेकिन हम बोलेंगे नहीं, आपको इसी चैनल पे इसी प्लेटफॉर्म पे कुछ मॉडल आंसर प्रोवाइड करके दिखाएंगे कि कैसे एक आदमी एक सही ढंग से लिख सकता है और कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा लिख सकता है। आर्ट जो होता है ना, आर्ट इसी को कहते हैं और सामान्य अध्ययन के द्वारा विशिष्ट अंक पुरा सकता है। ठीक है, तो अभी देखिए जैसे कि इसमें इतिहास में लिखा हुआ है भारत का इतिहास, कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति। ठीक है, इससे पूरे प्रश्न में, पूरे प्रथम पत्र में 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां आपको 3 प्रश्न बनाना रहता है और 38 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। तीनों क्वेश्चन 38 नंबर का होता है। तो आप खुद सोचिए कि कितना बड़ा मतलब ये है कि आपको इतना नंबर से 100 प्लस लगभग 118 के राउंड जो है आपको ये नंबर आ सकता है। ठीक है, तो आप एक चीज बताइए कि ये 3 क्वेश्चन हो गए और तीनों, और इतिहास के संदर्भ में आपको बेहतर नॉलेज है और 1 घंटे के अंदर आपको लिखना है। इस संदर्भ में सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ आपको लगेगा ना कि 6 क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ऑप्शन है। और एक बात जान लीजिए कि जैसे प्री में ज्यादा भीड़ होता है तो प्री पास करना ये ऑप्शन में चैलेंजिंग होता है, तो उसी तरह से कोई भी बच्चा आए मेंस देने, 10,000, 12,000, 14,000 आए, कोई बच्चा आपको नहीं मिलेगा कि जो बोल दे कि मेरा इतिहास का तैयारी बहुत गंदा है, हम तो कुछ पढ़े ही नहीं। क्योंकि बिहार में आते हैं, वीर कुंवर सिंह से मिलते हैं, सहजानंद सरस्वती भी समझते हैं, अगर वो मार्क्सवादी होते हैं तो लगता है थोड़ा किसान मजदूर की बात कर दे। तो ये ऐसा चीज होता है, और ये हमारे कोचिंग सेंटर सबका या कहिए कि सेटअप भी ऐसा है कि बीपीएससी मेंस को पढ़ाते पढ़ाते आधा टाइम वो इतिहास ही पढ़ा देते हैं, बाकी तो लड़का को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि पहला टॉपिक 1857 का विद्रोह। ठीक है, 1857 का विद्रोह, तो इसका कारण पढ़ना है, परिणाम पढ़ना है। ठीक है, और हाल फिलहाल के प्रश्नों को देखते हुए इसका प्रकृति भी पढ़ना है। ठीक है, ये तीनों चीज पढ़ना है 1857 के विद्रोह का, और इसी में 1857 का विद्रोह और बिहार। ठीक है, विद्रोह और बिहार। बिहार का यहाँ मतलब है वीर कुंवर सिंह के संदर्भ में ही क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं हर बार। तो इसको एक तरह से वीर कुंवर सिंह की भूमिका, ये सारा आपका पहला टॉपिक है 1857 को लेके। तो आप इस संदर्भ में जितने भी प्रश्न हैं, अभी आपके सामने यही है कि अगर आप एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो 1857 के संदर्भ में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आप उसको एक जगह लिखिए और करिए। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है वो है जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह क्योंकि संथाल और मुंडा से दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वक्त बदल रहा है तो इसकी प्रकृति भी पूछा जाता है।
तो सोचिए संथाल और मुंडा के संदर्भ में ऐसे ही फिर से अंग्रेज वाला टॉपिक है कि कैसे इसका कारण क्या था, परिणाम क्या था। तो ढेर सारा आपके पास ये होता है, आपको लिखने के लिए होता है, उसमें मटेरियल है, सब चीज है। और अगर एक साथ कारण और परिणाम पूछ दे तो अभी आपको बताते हैं कि आप कैसे बच सकते हो। मानिए आपने तैयारी की है कि क्या कारण था, तो 5-6 कारण आपके पास है जो कि आपको लॉन्ग फॉर्म में ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ है, वही परिणाम भी है और दोनों एक साथ लिखना हो तो आप इसको पॉइंटेड फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये दोनों टॉपिक के बाद हम लोग देखते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा अभी इसको अच्छे से देख ले रहे हैं क्या क्या सिलेबस है। तो एक किसान आंदोलन से पूछा जाता है। ठीक है, तीसरा टॉपिक किसान आंदोलन। स्वामी सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती। ठीक है, तो किसान आंदोलन ऐसे ही किसान आंदोलन का हमारे देश में इतिहास रहा है कि जितना सारा किसान आंदोलन हुआ है, जैसा कि अभी रिसेंट टाइम में राकेश टिकैत का भी किसान आंदोलन हुआ था, तो इस पे भी आपके पास लिखने के लिए बहुत कुछ है। चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जो है इस पे आपके पास बहुत सारा मटेरियल भी होगा और अगर नहीं होगा तो हम लोग हैं, प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये चंपारण सत्याग्रह है। ठीक है, तो ये दोनों देखिए, तो आप शुरू से इन चीजों को अगर इतिहास की थोड़ी बहुत समझ होगी तो किसान आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, इन सब चीज पे आप लोग जानते होंगे। उसके बाद भारत में राष्ट्रीयता का विकास, भारत में राष्ट्रीयता का विकास। ठीक है, ये छठा टॉपिक है। तो देखिए 5वां टॉपिक है, सॉरी। तो ये इस तरह से ये सारा टॉपिक हम अभी लिख ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद स्वदेशी और बंगाल विभाजन भी एक हम लोग पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन। ठीक है, आधुनिक बिहार का उदय, आधुनिक बिहार का उदय। और एक क्वेश्चन है कि आधुनिक बिहार में, आधुनिक बिहार में पाश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा का विकास। आप लोग अभी ये नोट कर लीजिए या देख लीजिए। इसके बाद हम अभी आप लोग को 1-2 क्वेश्चन लिख के या समझा के आपको बताएंगे कि कैसे लिखना है। ठीक है, ये इसके बाद हम लोग देखते हैं गांधीवादी मूवमेंट में हम लोग 3-4 आंदोलन को मेनली देखते हैं। ठीक है, गांधीवादी आंदोलन, खिलाफत, ठीक है, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और मोस्ट इंपोर्टेंट 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। तो जैसे अभी इतना सारा गांधीवादी आंदोलन बोले, लेकिन यहीं आके हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों लगाए, क्योंकि गांधीवादी आंदोलन में जब 1942 का आंदोलन शुरू हुआ था तो देश के सभी नेताओं को जब गिरफ्तार कर लिया गया था, तो जयप्रकाश नारायण जो बिहार के थे, आजाद दस्ता के माध्यम से एक नया युद्ध छेड़े थे, जो कि एक तरह से हिंसक कार्रवाई के माध्यम से जो है अंग्रेजों को भारत छोड़ने पे मजबूर करने वाला था। तो आप देखिएगा आजाद दस्ता से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है और इसको हम लोग बिहार में लेके पढ़ेंगे, बिहार और आजाद दस्ता। तो ये क्वेश्चन हमेशा हर दूसरे तीसरे वर्ष पूछा जाता है। ठीक है,
उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति। जैसा कि देखिए भारतीय इतिहास इधर लिखा हुआ था और कला और संस्कृति जो है तो पाल कला, ठीक है, मौर्य कला, पाल कला, मौर्य कला और पटना कला, मधुबनी कला, तो अभी तक जो प्रश्नों की प्रकृति थी 62वीं से पहले या 59वीं तक जो था, तो वो क्या था कि अगर आप जाके प्रीवियस ईयर देखिएगा तो ऐसे पूछा जाता था कि पाल कला के बारे में बताइए या मौर्य कला के बारे में बताइए या मौर्य कला का विवरण दे या पटना कलम की विशेषताओं को बताए। अब जो क्वेश्चन पूछता है तो मौर्य कला के संदर्भ में बताइए कि बौद्ध से किन चीजों को लिया था या तत्कालीन रूप से किस तरह से प्रभावित किया, पटना कलम जो है हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित किया है या आज के दौर में। तो अगर आपको आज के दौर में नंबर उठाना है तो आपको ट्रेडिशनल जो निबंध टाइप का लिखा जाता था वो नहीं लिखना है, बल्कि पॉइंटेड फॉर्म में टू दी पॉइंट और स्पष्ट रूप से आपको इसके संदर्भ में लिखना होगा। तो इस संदर्भ में मैं अभी आपको समयाभाव के कारण सिर्फ टॉपिक बता रहा हूं, इसका भी एक मॉडल आंसर मैं जरूर दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो चिंतक के संदर्भ में यहाँ बोला जाता है कि चिंतक, ठीक है, जैसे थिंकर की उनके सामाजिक राजनीतिक विचार क्या थे, तो सबसे पहले गांधी जी, ठीक है, उसके बाद नेहरू जी, उसके बाद जो है टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर और फिर जो है जेपी जयप्रकाश नारायण, लोहिया और राजेंद्र प्रसाद। इसमें इन सब से क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन आपको चूंकि बिहार विभूति है और ये सब लोग बिहार में काफी योगदान देने के साथ साथ देश में भी एक विचारधारा दिए हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनका क्या योगदान रहा है। तो ये एक तरह से मोटा मोटी सिलेबस है कि ये हम लोगों को इतना जानना चाहिए। तो अब अगर हम पूछे कि ठीक है इतना तो आप बता दिए, लेकिन आप ऐसा क्या करेंगे जो और नहीं करते थे या आप कुछ विशेष लेके आइएगा, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा आप लोगों को पता है कि अभी 67वीं बीपीएससी का टाइम प्री का टाइम दे चुका है और 1 महीने से कम समय बचा है, तो आप लोग निश्चित रूप से अगर फॉर्म भरे ही होंगे तो आप लोग उसके तैयारी में लगिएगा। तो बीपीएससी प्री के बाद हम लोग का एक प्रोग्राम चलेगा जो मेंस ओरिएंटेड प्रोग्राम रहेगा, उसमें आप लोगों को मॉडल आंसर दिया जाएगा और अगर आप लोग इच्छुक हुए उतना संख्या में हमें मिल पाए कि हाँ अगर बोलिएगा, तो हम लोगों के द्वारा टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप भी चला जाएगा जहां आपको डेली आंसर राइटिंग के माध्यम से आपको इम्प्रूव किया जाएगा और वो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। क्योंकि अभी हम आपको बताना चाहते हैं कि आप आइए, हमारे पास क्या है नहीं है आप देखिए समझिए, क्योंकि ये सिलेबस जो है ये हम आपको बताएं, ये कहीं भी मिलेगा भी, ये खोज भी सकते हैं, लेकिन क्या हम कर सकते हैं वो हम तभी दिखा पाएंगे जब आप हमारे पास रहिएगा। क्योंकि ये चीज है कि चलिए ये आ रहा है, आपने देख लिया, सिलेबस समझ लिया, तो इतना चीज को आपको अगर पढ़ लेते हैं तो आप उन बच्चों के जैसे रहिएगा। शायद अगर आप सारगर्भित तरीके से पढ़िए तो आप बोलिएगा इतिहास बहुत अच्छा जानते हैं, और निश्चित रूप से अगर हमारे साथ कुछ भी काम कर लीजिएगा, 10 क्वेश्चन का भी आंसर अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो आप हम वो जो 9000 10,000 बच्चे देने जाते हैं उसमें कुछ बच्चे के दिमाग में जरूर चलता है जो कि टॉप करते हैं या अगर टॉप नहीं भी कर पाते हैं तो 180-85 नंबर लेके आते हैं और दिखाते हैं कि नहीं मैं जीएस में बहुत अच्छा रहा हूँ। हमारे टीम के दोनों मेंबर जो हैं उन दोनों को लगभग 180 प्लस आया हुआ है, ठीक है।
जीएस में, तो ये चीज हम बताना चाहेंगे। तो हम जब भी गए थे, मैं पर्सनली गया था, तो मेरे दिमाग में कभी भी नहीं था कि मैं हिस्ट्री बहुत अच्छा जानता हूँ। मैं बस एक ही चीज लेके गया था कि अगर मैं हिस्ट्री अच्छा जानता हूँ तो मुझे 55 से 60 मिनट के अंदर 3 क्वेश्चन एक अच्छे वे में, एक जानकारी जो जरूरी हो उसको लिख के आना है। और मैं सारे बच्चों को यही बताता हूँ कि हमको ज्ञानी नहीं बनना है, हमको दिखाना नहीं है, भाव प्रेम में नहीं बहना है, क्योंकि ये लिखा ही गया है आजादी के इतिहास से ही। और ऐसा ऐसा टॉपिक भी उठाया जाता है कि आपके अंदर देशभक्ति की भावना भर देगा और ढेर सारी बुराई अंग्रेज की हो या विभिन्न मुद्दे पे आपके पास विचार रहेगा। लेकिन ये आपके लिए चैलेंजिंग होता है कि बहुत सारी चीजों में से कुछ जानकारी को लिखकर एकत्रित करना। तो अभी हम लोगों के द्वारा आप लोगों के लिए बीपीएससी के एग्जाम से पहले, जो प्री एग्जाम से पहले किसी एक दिन समय निकालकर 66वीं का जो मेंस हुआ है उसका हिस्ट्री सेक्शन का हम लोग बस डिस्कशन रखेंगे, क्योंकि अभी पीडीएफ प्रोवाइड करना जरूरी नहीं होगा और उतना हमारे पास भी टाइम नहीं होता है, क्योंकि मैं खुद देता हूं। तो इस संदर्भ में जो है आपको आगे पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो 66वीं में पूछे गए हैं वो हम जरूर डिस्कस करेंगे। और जैसे कि देखिए 66वीं में पूछा गया था कि चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था। तो आप सोचिए, बहुत अच्छा लोग आता है और बोलता है कि हम बहुत अच्छा लिख के आए थे। देखिए 2 चीजें आप पढ़ रहे हो, मैं इस प्रश्न को लिखता हूं और कैसे बच्चे क्लेम करते हैं कि मैं बहुत अच्छा लिखा हूं और हमको ज्यादा मिलना चाहिए। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था। स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो मानिए कि आपको एक और क्वेश्चन जो अभी तक पूछा जा रहा है, चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में बताइए। और लगभग इसी मोड पे जो है अभी तक जितना बार भी चंपारण से पूछा गया है, चंपारण के बारे में आपसे पहले जो प्रश्न पूछे गए हैं इसी मोड में पूछे गए। तो बढ़िया सा है, तभी तो कॉन्फिडेंस आता है इस क्वेश्चन में कि हम चंपारण के बारे में जानते हैं। फील भी होता है कि गांधी जी के साथ शायद हम भी घूम रहे होंगे, क्योंकि चंपारण जाइएगा, वहाँ एक आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन। 3 कठिया पढ़ के ही बच्चे यहाँ बीपीएससी की तैयारी करते हैं, क्योंकि बिना 3 कठिया सुने खत्म नहीं होता है तैयारी। तो ये चंपारण सत्याग्रह जो है, तो इसके बारे में लिखना है। तो आप क्या लिखिएगा कि चंपारण जो है जहाँ लोकेटेड है वहां लिखिएगा, राजकुमार शुक्ल को लिखिएगा कि उनका क्या योगदान था। ठीक है, गांधी जी को लिखिएगा कि गांधी जी आए तो क्या किए, उसके बाद इसका क्या परिणाम निकला। तो नील की खेती जो 3/20 भाग पर होती थी वो बंद हो गया, उसके बाद 25% जो है वो लौटा भी दिया वसूली गई रकम का। तो इन फैक्ट के साथ आप जाइएगा और निश्चित रूप से आप एक बहुत ही बेहतरीन आंसर लिखने में सफल होइएगा। कोई भी इसको नहीं काट सकता। अगर आप एक हायरार्की में लिखते हैं कि हाँ पहला आंदोलन था, ये था, वो था, जो एक नॉर्मल चंपारण सत्याग्रह में है। लेकिन 66वीं में बहुत ही चालाकी से बोला। अब हम बच्चे का थोड़ा सा माइंड टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए चंपारण सत्याग्रह अगर हम बोले तो ये मेरा पहला पार्ट हो गया चंपारण सत्याग्रह। ये हो गया स्वाधीनता संघर्ष, जो कि अगर हम माने तो 1857 से 1947 तक चला। ठीक है, और उसके बाद हो गया ये निर्णायक मोड़। तो 3 चीजें आपके सामने हैं। देखिए, पहला चंपारण सत्याग्रह जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, स्वाधीनता संघर्ष जो कि आप लोग पढ़ के ही तैयारी जब करेंगे तो पढ़ेंगे स्वाधीनता संघर्ष, और प्री में पढ़े ही होंगे। और उसके बाद आता है निर्णायक मोड़।
सबसे बड़ा जो ये है, ये एक शब्द, ठीक है, कि इसने पूरे प्रश्न का हुलिया चेंज करके रख दिया और इसी को लिख के लोग बहुत अच्छे एकदम फील करेंगे। अगर कोई इसको लिखेगा तो बोलेगा बहुत अच्छा लिखे। तो आप सोचिए कि गांधी जी जब चंपारण सत्याग्रह आए तो ऐसा कौन सा चीज कर दिए जो पूर्व में नहीं हुआ था, क्योंकि तभी तो निर्णायक मोड़ कहलाएगा ना कि क्या निर्णायक मोड़ हुआ था। तो सबसे पहले गांधी जी जो है इस आंदोलन के माध्यम से एक जननेता बनकर उभरे थे, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह पहला सत्याग्रह था जो कि बड़े लेवल पे गांधी जी के द्वारा किया गया था। और यही कारण है कि बिहार जो है गांधी जी की कर्मस्थली के साथ साथ यहाँ जो है गांधी जी के आंदोलनों की जो है एक कर्म भूमि बनकर रह गई, क्योंकि जो भी आंदोलन होता था गांधीवादी, बिहार में काफी ज्यादा उसका प्रभाव रहता था। उसके बाद देखिए कि पहली बार यहाँ था कि सरकार का अवज्ञा किया गया, ठीक है। उसके बाद इसी आंदोलन ने जो स्वराजवादी, गरमपंथी, नरमपंथी ये सारे झगड़े थे सबको मिटा दिया और एक बार साबित किया कि सत्य और अहिंसा के बल पे सरकार का अवज्ञा करके हम एक ऐसा मॉडल दे सकते हैं जो आगे जो है चलेगा। तो सोचिए कि अगर हम बोलते हैं कि गांधी जी ने देश को आजाद करवाया, तो गांधी जी ने देश को आजाद करवाने का पहला कदम जो है चंपारण में ही रखा था। तो ये निर्णायक मोड़ था कि पहले से चले आ रहे सारे चीजों को खत्म किया। और ये जो चंपारण सत्याग्रह था, जो अभी तक स्वतंत्रता आंदोलन जो है शहरी क्षेत्रों में सीमित होकर रह गया था, आम जनता इससे एक नॉर्मल तरीके से जुड़ पाए थे, तो किसान के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के संदर्भ में चंपारण आंदोलन के द्वारा भी प्रयास किया गया था। और इसीलिए ये आंदोलन अपने आप में महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस तरह से कई ऐसे चीजें हैं। तो आपको ये खोजना है कि चंपारण में ऐसा क्या हो गया। तो ये तभी होगा जब आप उस ढंग से सोच पाते हैं। तो दोनों का आप खुद सोचिएगा कि ऐसा क्या था और क्या है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। और कई बार बच्चे यही लिख के इसमें आएंगे, बोलेंगे कि हम बहुत अच्छा लिखते हैं। और इसका सबसे बेहतर आंसर होता है कि आप एक चंपारण आंदोलन का परिचय दीजिए कि नॉर्मल ये चीज है। और इसके संदर्भ में चंपारण आंदोलन को इसलिए हम कहते हैं निर्णायक। जो भी आपके सामने 3, 4, 5 पॉइंट अभी हम डिस्कस किए, और भी कुछ पॉइंट जोड़ के 6-7 पॉइंट आप पॉइंटेड फॉर्म में लिखिए। और उसके बाद आप लास्टली लिखिए कि चंपारण जो है गांधी जी का पहला प्रयोग था जिसने भारत में गांधीवादी आंदोलन की शुरुआत की थी। ये शुरुआत नहीं, ये शुरुआत उस जमीन की थी जिस जमीन पर असहयोग आंदोलन की विचारधारा रखी गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है वो कानून तोड़ा गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से लास्टली जो है ये वही पड़ाव था, ये वही शुरुआत थी जिसने 1942 में भारत को या तो आजाद करेंगे या फिर आजाद करते हुए अपने जान देंगे, इस संदर्भ में आंदोलन शुरू हुआ था। तो आप देखिएगा कि उसी संदर्भ में जब चंपारण बिहार में था, तो 1942 में जब सारा देश पूरी तरह से आंदोलन के प्रेरित था, तो वही ये गांधी जी की पहली कर्म भूमि चंपारण ने एक नया ये आंदोलन का रूप दिया था जिसको हम लोग आजाद दस्ता कहते हैं। ये उसी सत्य और अहिंसा का कह सकते हैं कि वो अगला विस्तार था कि हम आजाद दस्ता के माध्यम से हिंसक कार्रवाई तो करेंगे, लेकिन हिंसक कार्रवाई हम संचार के साधनों पे करेंगे, यातायात के साधनों पे करेंगे, सरकारी कार्यालयों में करेंगे। हम किसी की हत्या नहीं करेंगे बल्कि सरकार की कार्रवाई में बाधा डालेंगे। तो ये उसी का विस्तार था। और हम देखते हैं कि इस चंपारण सत्याग्रह की भूमि ने देश को ऐसे ऐसे गांधीवादी नेता दिए जो आगे चलकर कभी राजेंद्र प्रसाद के रूप में एक विचारधारा बने, तो जयप्रकाश नारायण के रूप में संपूर्ण क्रांति का नारा देकर देश को एक बार फिर से किसानों और मजदूरों और गांधीवादी विचारधारा को केंद्र में लाए। तो लोहिया जैसे समाजवादी दिए। तो इन सब चीजों को संदर्भित रूप से हम पढ़ते हैं और हमारा ये आपसे वादा है कि हम आगे आते रहेंगे। और हमारी टीम जो है भले ही नहीं हो यूट्यूब पे, लेकिन बहुत जल्द जो है हम सभी बच्चों के साथ एक अच्छा और एक बेहतर जो है कंटेंट के साथ काम करते रहेंगे। तब तक के लिए जो है आप ऐसे ही हम लोगों को जिम्मेदारी बढ़ाइए, प्यार दीजिए, लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि हमें और आगे बेहतर करने की प्रेरणा मिल सके।
और आगे जो है अभी आप लोग जो भी प्री देने वाले हैं, इकोनॉमिक्स का जो है वीडियो चल रहा है सीरीज, जो कि पूरा इकोनॉमिक्स के सिलेबस को बीपीएससी के अनुसार कवर किया जा रहा है। जो भी आपके दोस्त हो या जो भी हो सगे संबंधी, उनको आप बोलिए कि ज्वाइन करें, और हम जो है उस सीरीज के बाद आपके बीच मेंस के साथ उपस्थित होंगे, और भी मेंबर समय समय पर जो है कंटेंट के साथ आपके बीच आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,